नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरि द नर्सिंग गुरु में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अब इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की नॉलेजेबल एवं इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा दीजिए एवं घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नॉलेजेबल एवं इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आखिर में हाइपोवोलेमिक शॉक होता क्या है। इस प्रकार की कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है, और इस प्रकार के वॉल्यूम में ब्लड आ सकता है, प्लाज्मा आ सकता है, इलेक्ट्रोलाइट आ सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की कमी या डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट होगा वो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। अगर ब्लड पंप नहीं होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई ऑर्गन्स तक नहीं होगी और ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक तब माना जाता है जब 70 kg पर्सन में अप्रॉक्सीमेटली 15 से 30% इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है। दैट मीन्स 750 से 1500 ml जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर अगर कम हो जाता है तो इस प्रकार की कंडीशन को हाइपोवोलेमिक शॉक कहा जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आता है कॉजेस यानी कि कारण। जब भी किसी व्यक्ति को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो उसके कई कारण माने जा सकते हैं। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले उसके कारणों को देखना पड़ेगा कि आखिर में उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले आता है रिवील्ड हेमरेज, जिसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल हेमरेज। तो रिवील्ड मीन्स जो हमें दिखता है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन में जो ब्लड का लॉस होता है वो बाहर की तरफ होता है, बॉडी से बाहर की तरफ, जो हमें दिखता है। तो इसके कई कारण माने जा सकते हैं, जैसे कि पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी चीज़ से बॉडी के अंदर चोट पहुंची है तो ब्लड बाहर की तरफ निकलने लगता है। ओपन आर्टेरियल वुंड यानी कि जो आर्टरी है वो कट गई है या उसमें चोट लगी है तो उसकी वजह से बाहर की तरफ ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट कारण आता है कंसील्ड हेमरेज या इंटरनल हेमरेज। इस प्रकार की कंडीशन में जब भी ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग बॉडी के अंदर होती है, बॉडी से बाहर की तरफ नहीं होती है। और जहाँ पर भी इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उस वाले पार्ट में जो स्किन होगी वो ब्लैक कलर की हो जाती है। और जो इसका कारण होता है वो होता है इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग, यानी कि पेट के अंदर ब्लीडिंग होना। ठीक है, आर्टिक एन्यूरिज्म यानी कि जो आर्टरी होती है अगर वो वीक हो जाती है तो वो वहाँ से लीक भी हो सकती है, फट भी सकती है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और भी इसके कई कारण माने जा सकते हैं। नेक्स्ट कारण आता है बर्न। अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव डायूरेसिस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूरिन पास आउट करना, बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट जाना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी और व्यक्ति हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नेक्स्ट आता है सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। किसी को बहुत ही ज़्यादा उल्टी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा दस्त हो रही है, तब भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो सकती है, व्यक्ति डिहाइड्रेशन में जा सकता है और हाइपोवोलेमिक शॉक भी उसे हो सकता है। और भी इसके कई कारण माने जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो जाता है तो बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ड्यू टू कॉजेस यानी कि कारणों की वजह से, जैसे कि बर्न हो गया, वॉमिटिंग, डायरिया, डायूरेसिस या ब्लीडिंग। इन कारणों की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर का जो वॉल्यूम है, जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, वो कम हो जाता है। और कम होने की वजह से हमारी वेन के अंदर वो फ्लूइड कम है तो हार्ट को जाने वाला जो ब्लड है वो भी कम हो जाएगा, यानी कि वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि हार्ट एक बार में जितना ब्लड पंप करता है उतना नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट से जो निकलने वाला ब्लड है उसमें भी कमी आएगी, यानी कि कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा।
जिसकी वजह से जो ऑर्गन में जाने वाला ब्लड है वो भी कम हो जाएगा। अगर ऑर्गन में ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी भी उस ऑर्गन के अंदर देखी जा सकती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, वो ऑर्गन फेल हो सकता है। तो मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो सकता है, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है ओलिगोरिया, यानी कि उसको पेशाब कम आएगा, यानी कि उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन भी हो सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। टेकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कमी आएगी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है टेकीपेनिया, यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। कूल एंड क्लेमी स्किन, कूल स्किन क्यों होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो चुकी है, तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। क्लेमी इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है, तो उसकी वजह से क्लेमी स्किन हो सकती है। थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी है तो ज़्यादा प्यास लगेगी हमको। डिक्रीज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो उसके फंक्शन कम हो जाएंगे। कन्फ्यूज़न एंड ड्राउजीनेस, उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, वो सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, क्योंकि हमारे ब्रेन तक जो सप्लाई है ब्लड की वो कम हो चुकी है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो चुकी है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकती है। नेक्स्ट आता है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट एंड कोमा, जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है, जो मेंटल पावर है वो कम हो जाती है और व्यक्ति कभी कभी कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, यानी कि जांचें। जब भी किसी व्यक्ति को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है तो उस कंडीशन में कुछ जांचें करवा सकते हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति डॉक्टर के पास में जाता है तो सबसे पहले वो फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है, यानी कि आपकी बॉडी में जो भी चेंज आए हैं वो चेक करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, वो आपके ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, तो कंप्लीट ब्लड काउंट में जैसे कि सीबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, वो चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कमी तो नहीं आई है। उसके अलावा ईसीजी चेक करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कमी आती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट में कमी आती है तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसमें भी चेंज आ सकते हैं। उसके अलावा एबीजी एनालिसिस, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन की कमी आती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी आती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस किया जाता है, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और पीएच का लेवल चेक किया जाता है। उसके अलावा कोगुलेशन स्टडीज़, तो जो कोगुलेशन जो फैक्टर होते हैं वो भी चेक किए जाते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोगुलेशन फैक्टर सफिशिएंट होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट लेवल, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग होती है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो जाता है, तो उसको भी चेक किया जाता है। उसके अलावा सेंट्रल वीनस प्रेशर भी चेक किया जाता है, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल जो वेन होती है, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, अगर उसका प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में वीनस रिटर्न जो हार्ट को होने वाला होता है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है, और कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। जब भी कोई व्यक्ति हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जाता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहला आता है ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज। जो भी हाइपोवोलेमिक शॉक का कारण है उसको ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट, डायरिया है तो डायरिया का ट्रीटमेंट, ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट, यानी कि बेस्ड ऑन कॉजेज़ हमको ट्रीट करना चाहिए। सेकंड आता है ब्लड रिप्लेसमेंट। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड लॉस हो चुका है, ब्लीडिंग हुआ है, तो उस कंडीशन में प्लाज्मा एक्सपेंडर या ब्लड ट्रांसफ्यूजन
करना चाहिए ताकि इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ सके। नेक्स्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो चुकी है तो उसका दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से कर सकते हैं? आईवी फ्लूइड के माध्यम से, जैसे कि हम नॉर्मल सलाइन यूज़ कर सकते हैं, रिंगर लैक्टेट यूज़ कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हुआ है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिसिन उसको दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेंताक्यून। तो जेंताक्यून क्या होता है? एक तरीके से इसका एक्शन क्या है? इट वर्क एज ए वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि जो वेसल्स होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम होता है। अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा और ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो पाएगी और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से हो पाएगी। तो इस प्रकार से हाइपोवोलेमिक शॉक को ट्रीट कर सकते हैं।